नमस्ते एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फाइननेस ऑफ सीमेंट के बारे में। सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। देखिए, फाइननेस ऑफ एनी मटेरियल से आप क्या समझते हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई मटेरियल बहुत ही फाइन है तो आप उसके बारे में ये सोचते हो कि वो बहुत ही बारीक पिसा हुआ है, या आप उसको ऐसा महसूस करते हो कि जब आप उसको फिंगर्स में लेते हो तो वो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही बारीक उसके पार्टिकल्स आपको लगते हैं? तो आप बिल्कुल सही हो। फाइननेस का एग्जैक्टली में मतलब भी यही है कि वो उसके पार्टिकल्स कितने छोटे हैं, कितने बारीक हैं, वो कितना स्मूथ महसूस होता है, उसी को ही हम फाइननेस कहते हैं। और फाइननेस ऑफ सीमेंट का मतलब यही है कि कितने बारीक हैं उस सीमेंट के पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स का बारीक होना या ना होना ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए, मान लीजिए मेरे पास दो तरीके के ओपीसी हैं, एक वो जिसके पार्टिकल्स थोड़े ज़्यादा मोटे हैं और एक वो जिसके पार्टिकल्स जो हैं वो बारीक पिसे हुए हैं। तो जो मोटे पार्टिकल वाला ओपीसी सीमेंट है उसमें क्या होगा? देखिए, मैं एक यहाँ पे एक पार्टिकल बनाता हूँ, ये बड़ा सा एक लंप है। इस लंप के अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। तो जैसे ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे तो जो हाइड्रेशन प्रोसेस होगी, सबसे पहले वो इस पार्टिकल के ऊपर एक फिल्म बनाएगी। वो फिल्म से जो वाटर है वो जो आउटर एरियाज पे जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उनके साथ रिएक्ट करेगा। फिर वो जो पानी है वो धीरे धीरे अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेगा और जो अंदर वाले पार्टिकल्स हैं उनके साथ फिर हाइड्रेशन करेगा। अब वहीं अगर ये पार्टिकल्स जो हैं ये बिल्कुल अलग अलग होते और ज़्यादा बारीक पिसे होते तो ये सभी पार्टिकल्स जो हैं बिल्कुल एक दूसरे से अनअटैच्ड होते। तो जब इसमें पानी डलता तो जो हाइड्रेशन होती है वो सभी पार्टिकल्स की साइमल्टेनियसली एक साथ होती थी। मतलब जैसे सभी पार्टिकल्स के ऊपर एक साथ फिल्म बनी और जो इनकी हाइड्रेशन है वो एक साथ चालू हो गई। तो कौन सा सीमेंट जो है हमें जल्दी स्ट्रेंथ देगा? वो जिसमें एक सीरीज में जो पानी है पहले एक के बाद के एक नीचे जो है वो घुसता जा रहा है, या फिर एक वो जिसमें सभी पार्टिकल्स की एक साथ स्ट्रेंथ मिल गई हमें और उसका जो स्ट्रक्चर है वो फटाफट बन के तैयार भी हो गया? तो ऑब्वियसली कि अगर सीमेंट जो हमारा जितना फाइन होगा तो वो जल्दी से जल्दी हमें स्ट्रेंथ देने की कोशिश करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो फाइनल मतलब कि जैसे 28 डेज के बाद की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। देखिए, वो पार्ट होता है केमिकल कॉम्पोजिशन का। केमिकल कॉम्पोजिशन में अगर हम C2S या C3S की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर दें तभी हमारी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो पाएगी। अब पार्टिकल तो वही की वही है, उनकी केमिकल की कॉम्पोजिशन भी वही की वही है, तो हम फाइननेस से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर देगा। अल्टीमेटली जो स्ट्रेंथ आनी है वो सेम ही आएगी। बस फ़र्क यही है कि पार्टिकल्स अगर फाइन है तो जो हाइड्रेशन प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी शुरू होगी और जो स्ट्रेंथ है हमें जल्दी से जल्दी मिलने की कोशिश रहेगी। अब इस फाइननेस को मेजर कैसे करें? आप इसी एक लंप वाले पार्टिकल को देखिए जिसमें सारे पार्टिकल्स जो हैं वो अटैच्ड हैं इसके अंदर। अब जैसे पानी ने इसके ऊपर एक फिल्म बनाई तो वो फिल्म क्या कर रही है, इसकी जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे छोटे छोटे उनके साथ हाइड्रेशन करने की कोशिश कर रही होगी। वहीं अगर इसकी जो सरफेस है वो ज़्यादा बड़ी होती है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा बड़ा होता तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल पाते उस पानी को और ज़्यादा हाइड्रेशन हो पाती। अब इस चीज़ को अगर हम एक क्यूब से समझें, सपोज कीजिए मेरे पास एक 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर का एक क्यूब है और उसको मैं 8 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। तो ये मेरे पास क्यूब है, इसको मैंने वर्टिकली काटा यहाँ से बीच में से। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसको मैं हॉरिजॉन्टली काटता हूँ तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वहीं अब इसको मैं ट्रांसवर्सली काटूँ अगर तो ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 ये ऊपर वाला और 8 जो इसके नीचे है जो पीछे हमें दिख नहीं रहा। तो ये टोटल 8 पार्ट्स में कट हो गया। अब अगर हम बड़े वाले क्यूब को देखें तो उसकी जो साइड्स हैं 2 सेंटीमीटर की हैं। इसके एक फेस का जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा? 2 इंटू 2 दैट इज 4। और कितनी सरफेसेज हैं इसके पास? 6। तो 4 इंटू 6 दैट इज 24। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं अगर मैं उन छोटे छोटे 8 क्यूब्स की बात करूं तो एक छोटे क्यूब का जो सरफेस एरिया है उसके एक फेस का वो कितना है? 1 इंटू 1, क्योंकि जो साइड है वो अब छोटी हो गई हैं। 1 इंटू 1, एक क्यूब के पास कितने फेसेज हैं? दैट इज इंटू 6। और कितने क्यूब्स हैं? दैट इज 8। सो 1 इंटू 6 इंटू 8 दैट इज 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एरिया जो है, सरफेस एरिया जो है वो जस्ट डबल हो गया। और यही नीति जो है अंग्रेजों ने भी अपनाई थी, दैट इज डिवाइड एंड रूल। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? डिवाइड एंड हाइड्रेट। तो ओवरऑल अब तक की इस कहानी में हमने यही पढ़ा है कि अगर फाइननेस ज़्यादा होगी तो हाइड्रेशन बढ़िया होगी, और हाइड्रेशन किस पे डिपेंड कर रही है? अब सरफेस एरिया पे डिपेंड करने लग गई है। तो इसका मतलब फाइननेस अगर ज़्यादा होगी तो सरफेस एरिया भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पार्टिकल जितने छोटे छोटे होते जाएंगे उनका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ता जाएगा। अब इस फाइननेस को फिर कैसे मेजर करें? अगर हमने सरफेस एरिया ही मेजर करना है तो किस में मेजर करें? ये देखें कि भाई एक बैग ऑफ सीमेंट में कितना सरफेस एरिया है, या फिर
एक 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 बाउल में कितना सरफेस एरिया है, अगर उसमें एक बाउल में 10 ग्राम सीमेंट लेंगे तो इसका एक इलाज निकाला गया कि इसको मेजर करते हैं हम बाय वेट। जैसे कि हमने 1 ग्राम अगर सीमेंट लिया तो उस 1 ग्राम सीमेंट में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसके पार्टिकल्स का एरिया है। तो वो जो रेशियो आता है सरफेस एरिया पर यूनिट मास या पर यूनिट वेट, उसी को ही हम कहते हैं स्पेसिफिक सरफेस, और स्पेसिफिक सरफेस ही जो है यूनिट होती है फाइननेस की। अब यूजुअली ये देखा जाता है कि अगर आप 1 किलोग्राम ओपीसी लो तो उसमें 7 ट्रिलियन पार्टिकल्स होते हैं सीमेंट के, और उन 7 ट्रिलियन पार्टिकल्स का जो सरफेस एरिया होता है वो 300 से लेकर 400 मीटर स्क्वायर के आसपास होता है। ये जो फिगर्स हैं इनको आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्स में पूछी भी नहीं जाती। और ये जो टेस्ट है ना, ये बेसिकली ना कुछ एम्पेरिकल मेथड्स पे ही बेस्ड है, और जितने भी हम टेस्ट इसके देखेंगे अभी, उनमें कोई भी एक टेस्ट के साथ दूसरे टेस्ट की जो वैल्यू है मैच करती ही नहीं है। हमेशा अगर आपने 1 ग्राम सीमेंट इसमें टेस्ट किया और दूसरे ऑपरेटर्स में टेस्ट करोगे तो उसकी वैल्यू अलग आती ही आती है, फिर तीसरे में करोगे उसकी अलग ही वैल्यू आएगी। तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या आपके डिपार्टमेंट पे, कि आपका डिपार्टमेंट अगर सीमेंट जो परचेज कर रहा है वो आपके जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे बोलेगा कि अगर आप हमको सीमेंट दे रहे हो तो उसका ब्लेन्स ऑपरेटर्स में या लीज एंड नर्स के ऑपरेटर्स में या वीवर्स के ऑपरेटर्स में इतनी वैल्यू आनी चाहिए। ये आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। और जितने भी टेस्ट मैं आपको बताऊंगा, मैं बस आपको एक ओवरव्यू दूंगा। ये टेस्ट जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म करे गए हैं डिफरेंट वीडियोज़ में। जैसे कि अगर आप एनसीटेल की वीडियोस देखो या कुछ फॉरेन एजुकेटर्स की वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो टेस्ट हैं एक्चुअल में कैसे परफॉर्म करे गए हैं, क्या क्या तरीके हैं। मैं बस आपको एक ओवरव्यू दूंगा और इससे ज़्यादा हम इन टेस्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। तो अब हम एक एक पार्टिकल का सरफेस एरिया तो नहीं निकाल सकते, ना हम ये गिन सकते कि कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो हमें ये देखना होगा कि अगर हम एक पर्टिकुलर सैंपल लें तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका सरफेस एरिया कितना है। तो फिर हम देख लेंगे कि जो टोटल वेट है उस सीमेंट का जो हम यूज़ करने वाले हैं उसमें कितना टोटल सरफेस एरिया हो सकता है। तो इसी सोच के साथ कुछ ऑपरेटर्स जो हैं वो डिफाइन करेगा। ये सारे इंडियन स्टैंडर्ड्स के ऑपरेटर्स हैं। जो हमारा पहला ऑपरेटर्स है वो है ब्लेन्स एयर परमिएबिलिटी ऑपरेटर्स। इसमें क्या होता है, एक सैम्पलर होता है, उसमें हम एक परफोरेटेड प्लेट पे, वो प्लेट जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उस पर हम सीमेंट का एक सैंपल रखते हैं। 1 ग्राम का सीमेंट लेते हैं और उसको सैम्पलर में डाल देते हैं। नीचे परफोरेटेड प्लेट रखी हुई है, उस सैम्पलर के ऊपर जो है एक प्रेशर पंप लगा हुआ है, नीचे एक मैनोमीटर लगा हुआ है, यूट्यूब मैनोमीटर, जैसा आप इस फिगर में देख पा रहे हो। अब जब प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा और जो एयर है वो उस सैंपल से पास हो रही होगी, तो जो मैनोमीटर लगा हुआ है उसका एक लिम्ब जो है वो सैम्पलर से अटैच्ड है, तो जो रीडिंग है वहाँ से जो है नीचे की तरफ जा रही होगी, क्योंकि जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। कुछ इंडिकेटर्स लगे होते हैं A, B और C। तो आपको C इंडिकेटर तक उस जो लिम्ब के जो लिक्विड है उसके लेवल को ले जाना है। C पे जाके आप जो प्रेशर अप्लाई करना बंद कर दोगे और एक स्टॉप कॉक होती है, आप उसको ऑन कर दोगे। उससे क्या होगा, जो प्रेशर है वो होल्ड हो जाएगा वहाँ पे। अब जो लेवल है मैनोमीटर का वो वहीं पे रह गया, लेकिन क्या है, कुछ ना कुछ जो एयर है वो रिलीज़ होती रहती है, जिसकी वजह से अब उसका जो लेवल है वो फिर बढ़ने लग जाता है। वो C से फिर एक लेवल आता है B। अब जैसे ही जो मैनोमीटर का लेवल है वो B तक आता है, अब उस B पॉइंट से लेके A पॉइंट तक, जैसे ही वो B तक आया ना, आपको एक स्टॉप वॉच जो है वो ऑन कर देनी है। फिर जो एयर है हमने होल्ड करी हुई है और वो पास हो रही होगी उस सैंपल में से। जितना टाइम उसको लगेगा वो आपको नोट करना है। कब तक नोट करना है, जब तक वो लेवल B से लेवल A तक ना आ जाए। जैसे ही वो लेवल A तक आएगी आपको स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है। जितनी एयर हमने होल्ड करी हुई थी प्रेशराइज, अब वो उसमें से पास हो चुकी है। कितना टाइम लगा उसको वो आपको नोट कर लेना है। अब नोट करोगे तो एक फॉर्मूला आता है ब्लेन्स ऑपरेटर्स के साथ, वो होता है S = K/√T। T जो है वो टाइम है सेकंड्स में, तो √T में आप वो टाइम पुट करोगे। K की जो वैल्यू है वो सीमेंट पे डिपेंड करती है, तो आपको वो ऑपरेटर्स के साथ जितने भी आपके मैनुअल्स होंगे उसमें गिवन होगी कि इस सीमेंट के लिए ये वैल्यू है या इस सीमेंट के लिए ये वैल्यू है, इनटू √टाइम। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में, क्योंकि एम्पिरिकल मेथड है, कैसे इन्होंने सॉल्व किया मुझे नहीं पता। उसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वही आपकी फाइननेस की वैल्यू होगी। जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर्स है वो भी ब्लेन्स ऑपरेटर्स जैसा ही है, इसका नाम है लीज एंड नर्सिस ऑपरेटर्स। इसमें क्या होता है, इसमें पहले वाले ऑपरेटर्स में क्या था कि एक मैनोमीटर था सिर्फ, इसमें क्या है, मैनोमीटर के साथ साथ एक फ्लो मीटर भी लगा हुआ है। अगेन जो मैनोमीटर का लिम्ब है वो सैम्पलर के साथ अटैच्ड है। उस सैम्पलर में हमने 2 सेंटीमीटर की हाइट तक का जो सीमेंट है वो फिल करना है और उसको रखना है एक परफोरेटेड प्लेट पे, जो कि उस सैम्पलर के अंदर रखी हुई। परफोरेटेड का मतलब है छेद वाली प्लेट होती है।
अब जो सैम्पलर है वो एक प्रेशर बल्ब से अटैच्ड होता है, तो जो प्रेशर है उससे अप्लाई किया जाता है। एक फ्लो मीटर लगा होता है, उसी के साथ ही जैसे ही एयर पास होती है उस सैंपल से, तो जो फ्लो मीटर है वो नोटिस करता है कि कितनी एयर जो है वो पास हो रही है। एयर पास होती है जो मैनोमीटर उसके साथ अटैच्ड है वो रीडिंग शो करता है, उसका जो लेवल है लिक्विड में वो जो नीचे जाने की कोशिश करता है। देखिए जैसे अब यहाँ पे 2 मीटर लगे हुए हैं ना, एक मैनोमीटर और एक फ्लो मीटर, तो ये दोनों के दोनों अलग अलग हाइट्स शो करते हैं। मैनोमीटर की हाइट होती है H1 और फ्लो मीटर की हाइट होती है H2। तो हमारा यहाँ पे ये फोकस होता है कि जो फ्लो मीटर है उसकी जो हाइट आ रही है H2 वो 30 to 50 सेंटीमीटर्स के बीच में आए। फिर H1/H2 का एक रेशियो निकालते हैं और फिर देखते हैं कि H1/H2 की वैल्यू अगर कांस्टेंट आ रही है तो उसको हम नोट कर लेते हैं। फिर लीज एंड नर्स का जो ऑपरेटस है उसके साथ एक फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला कहता है 14/ρ इंटू 1 - ईटा इंटू √A ईटा क्यूब अपॉन K इंटू L इंटू √H1/H2। तो ये बड़ा सा एम्पेरिकल फार्मूला है। इन लोगों ने कैसे निकाला, कहाँ से आया, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बस इसमें जो एनोटेशंस यूज़ हुई हैं उनका मुझे पता है। रो का मतलब है डेंसिटी, ईटा का मतलब है पोरोसिटी ऑफ द सीमेंट सैंपल, ए का मतलब है जब सीमेंट आपने उस सैंपलर में फिल किया तो उस टाइम उसके जो सरफेस थी सीमेंट की उसका एरिया कितना है। फिर से ईटा का मतलब पोरोसिटी अपॉन में K इंटू L। K जो है वो फ्लो मीटर का कांस्टेंट है। जो फ्लो मीटर आप यूज़ कर रहे होगे उसके साथ आपकी जो टेबल और चार्ट होगा उसमें एक कांस्टेंट की वैल्यू आपको निकालनी होगी। वो कांस्टेंट जो है वो यूजुअली मैनुअल से आपको मिल जाता है। L जो है वो है हमारा थिकनेस ऑफ द सीमेंट सैंपल, जो कि हमने 2 सेंटीमीटर ली थी। अगर उससे कम ज़्यादा होती है तो आपको L की वैल्यू वो पुट करनी है। उसके बाद H1 और H2। H1 है मैनोमीटर की रीडिंग और H2 है फ्लो मीटर की रीडिंग। तो जब भी आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होगे तो आपको ये सारी वैल्यूज पुट करनी होंगी। तो S की जो वैल्यू आएगी वो अगेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में निकल के आएगी। जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है सीमेंट की फाइननेस के लिए वो है वेगनर्स का टर्बिडीमीटर्स टेस्ट। इसमें क्या होता है, कैरोसिन में हम सीमेंट मिलाते हैं तो जो कैरोसिन है उसकी टर्बिडिटी इंक्रीज हो जाती है। फिर वो जो जिस भी फ्लास्क में होता है या जिस भी बीकर में होता है उससे हम एक लाइट सोर्स जो है वो पास कराते हैं और उस लाइट के एग्जैक्ट अपोजिट एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है जो उसको करंट जो है वो मेजर करता है। क्योंकि जैसे ही लाइट फोटो इलेक्ट्रिक सेल पे स्ट्राइक करती है तो वो करंट इंड्यूस करना शुरू कर देता है। जो जितना करंट इंड्यूस होता है तो वो एक सर्किट के साथ अटैच्ड होता है, वो प्रोग्राम्ड होता है। फिर वो जो वैल्यू है वो निकाल देता है आपको सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में। और ये इसलिए माना जाता है कि अगर हम रेगुलर इंटरवल्स पे इसको नोट करें तो हम सीमेंट के जो पार्टिकल का साइज़ है और उनका जो सरफेस एरिया है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इनका मेन मकसद होता है इस टेस्ट में। और अगेन फाइननेस जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में ही निकल के आती है। जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है वो है बहुत ही सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। इससे बेस्ट टेस्ट नहीं है फाइननेस के लिए। इसमें क्या करना होता है आपको, बस आपको ये चेक करना होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कितने फाइन हैं, तो आप उसको छान के बता सकते हो। छान के का क्या मतलब है, सीविंग ऑफ द सीमेंट, राइट। अमेरिकन स्टैंडर्ड्स में क्या होता है 45 माइक्रोन वाली सीव लेते हैं, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड्स में 90 माइक्रोन की सीव लेते हैं और उस पर 100 ग्राम का जो सैंपल है वो 15 मिनट तक सीव करते हैं। 15 मिनट तक सीव करने के बाद अगर आपका वो OPC सीमेंट है तो उस पर 10 ग्राम से ज़्यादा रेजिड्यू नहीं बचना चाहिए। अगर आपका पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट है तो वो 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं बचना चाहिए। अगर आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है तो भी 5 ग्राम से ज़्यादा जो है रेजिड्यू नहीं बचना चाहिए उस 90 माइक्रोन सीव पे। तो मतलब ये बहुत ही आसान और बढ़िया टेस्ट होता है। और इन चारों टेस्ट में से किसी भी एक टेस्ट की वैल्यू किसी दूसरे टेस्ट की वैल्यू के साथ कभी मैच नहीं करती, क्योंकि ये सारे अलग फार्मूलाज पे, अलग थिंकिंग पे, अलग मतलब टेक्निक्स पे बेस्ड हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि इनका क्या यूज़ होता है हमारे डिपार्टमेंट्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे साउंडनेस ऑफ सीमेंट के बारे में। उसके बाद हमारे टेस्ट बच रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, हीट ऑफ हाइड्रेशन वाले, उनके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IAS JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।